आइए दोस्तों शुरू करते हैं केंद्रीय बजट के टॉप 50 क्वेश्चन। ये 2026-27 का बजट है और 72 बीपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बहुत ही कम समय बचा है, तो जितना एमसीक्यू लगा सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, उतना ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि पीटी एग्ज़ाम में ज़्यादा टेस्ट लगाना ही ज़्यादा अच्छा होता है। उससे रिवीजन ठीक से होता है और सही से हम लोग अपना स्कोर कर पाएंगे इस प्रकार। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है, देखिए, केंद्र बजट में कथनों पर विचार करना है। देखिए, अब एग्ज़ाम में इसी प्रकार से कथन के रूप में अब कूट के रूप में सवाल आ रहे हैं। अभी हाल ही में जितने भी बीपीएससी का एग्ज़ाम हुआ है, तो इसी प्रकार से सवाल आ रहे हैं, तो ऐसे ही ज़्यादातर ऐसे ही रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला कथन कह रहा है कि वित्तीय वर्ष 2026-27 में सरकार द्वारा कुल 53.5 लाख करोड़ रुपए का खर्च होने का अनुमान है। दूसरा कथन है, ऋण को छोड़कर कुल प्राप्तियाँ 36.5 लाख करोड़ रहने का अनुमान है। और तीसरा है, कुल राजस्व प्राप्ति में निगम कर का हिस्सा व्यक्तिगत आयकर से अधिक रहने की उम्मीद है। तो कौन सही है? तो पहला और दूसरा तो लग रहा है सही है, तो पहला और दूसरा सही है, जबकि तीसरा गलत है, क्योंकि तीसरा में कहा गया है कि कुल राजस्व प्राप्ति में निगम कर का हिस्सा आयकर से अधिक रहने वाला है। नहीं, ये गलत है, क्योंकि कुल राजस्व में आयकर अधिक रहने की उम्मीद है, न कि निगम कर। दूसरा क्वेश्चन है, इसमें बताना है कौन सा सही है। तो पहला पूछा गया है, 2026 के लिए राजकोषीय घाटा को जीडीपी का 4.3% लक्षित किया गया है। ये तो लग रहा है सही है, 4.3% राजकोषीय घाटा, फिजिकल डिफिसिट। और दूसरा है, 2026-27 में राजस्व घाटा जीडीपी का 1.5% रहने का अनुमान है। और तीसरा है, 2031 तक मार्च तक बकाया ऋणों को जीडीपी के 50% तक कम करने का लक्ष्य रखा गया है। तो कौन सा सही है? तो इसमें तीनों कथन सही थे। इसके बाद तीसरा सवाल बताना है कौन सा सही है। बजट 2026-27 में पूंजीगत व्यय के प्रावधानों के संदर्भ में विचार करना है। पहला कथन है, 2026-27 में कुल पूंजीगत खर्च आवंटन 12.2 लाख करोड़ रुपए किया गया है। दूसरा है, पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन के लिए दी जाने वाली सहायता को मिलाकर प्रभावी पूंजीगत व्यय 17 लाख करोड़ अनुमानित है। तो कौन सा सही है? तो इसमें भी दोनों सही हैं, क्योंकि सरकार का कुल पूंजीगत व्यय आवंटन 12.2 लाख करोड़ हो गया है, और पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन के लिए दी जाने वाली सहायता को प्रभावी पूंजीगत व्यय 17 लाख करोड़ होने का अनुमान है। इसके बाद चौथा सवाल है, चौथा में बताना है कौन सा सही है। देखिए, प्रत्यक्ष कर के बारे में है। बजट 2026-27 के अनुसार नया आयकर अधिनियम 2025 अप्रैल 2026 से पूर्णतः प्रभावी किया जाएगा। दूसरा है, न्यूनतम वैकल्पिक कर यानी कि एमटीए की दर 15% से घटाकर 14% करने का प्रस्ताव है। 1 अप्रैल 2026 से कॉरपोरेट के लिए एमटीए के तहत नए क्रेडिट संचय की सुविधा समाप्त कर दी जाएगी। तो कितने कथन सही हैं? तो इनमें भी सभी कथन सही हैं, क्योंकि नया आयकर अधिनियम आया है 2025 में, अप्रैल 2026 से यह लागू हो जाएगा, और इसमें न्यूनतम वैकल्पिक कर यानी कि एमटीए दर 15% से घटाकर 14% किया जाएगा, और कॉरपोरेट के लिए एमटीए के तहत नए क्रेडिट संचय की सुविधा समाप्त कर दी जाएगी। 5 नंबर है, कर संग्रह के दरों में बदलाव के संबंध में बजट पर विचार करना है। पहला है, विदेश टूर कार्यक्रम पैकेज बिना किसी राशि सीमा के 2% टीसीएस दर लगेगा उसमें, यानी कि स्रोत पर कर संग्रह, इसे टीसीएस कहते हैं। और उदारीकृत प्रेषण योजना एलआरएस के तहत शिक्षा और चिकित्सा हेतु 2% टीसीएस लगेगा, और एलआरएस के तहत अन्य सामान्य विदेशी प्रेषण 5% टीसीएस लगेगा। तो इनमें कौन सा सही है? तो इनमें 1 और 2 सही था, बाकी तीसरा कथन गलत है। छठा क्वेश्चन है, इसमें बताना है कौन सा सही है। सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026 में बजट में व्यय भुगतानों पर विचार लगभग 14,03,000 करोड़ होने का अनुमान है। ब्याज भुगतान पर खर्च इतना होगा, और इसका कारण बताया गया है कि भारत सरकार ब्याज भुगतान के उसके कुल बजट व्यय का लगभग 26% और कुल राजस्व प्राप्तियों का लगभग 40% को कवर करता है। तो इनमें से उत्तर ए हो जाएगा, दोनों सही है और व्याख्या भी सही कर रहा है। 7वां नंबर सवाल है, बजट में सरकार ने दिनांकित प्रतिभूतियों से निवल उधारी बाजार 11.7 लाख करोड़ सीमित रखने का लक्ष्य रखा है। कारण है, सरकार राजकोषीय घाटे को कम करने की रणनीति पर चल रही है, ताकि निजी क्षेत्र में निवेश के लिए बाजार में पर्याप्त ऋण संसाधन उपलब्ध रहे। तो इनमें कौन सा सही है? तो इसमें भी दोनों सही है और व्याख्या भी सही है, क्योंकि सरकार ने बजट में निवल बाजार उधारी को 11.7 लाख करोड़ पर सीमित रखने का लक्ष्य रखा है, ताकि राजकोषीय घाटे को कम करने की रणनीति जो चल रही है, निजी क्षेत्रों में निवेश के लिए बाजार में पर्याप्त ऋण संसाधन उपलब्ध रह सके। 8वां नंबर बताना है कौन सा सही है। तो 8वां में है, वित्तीय समावेशन और बैंकिंग सुधार के लिए बजट 2026-27 में क्या गठन प्रस्ताव किया गया है? तो इसका आंसर बी हो जाएगा कि बैंकिंग क्षेत्र में समीक्षा हेतु हाई लेवल कमेटी ऑन बैंकिंग फॉर विकसित भारत गठन किया जाएगा बैंकिंग क्षेत्र में। तो सरकार ने बैंकिंग क्षेत्र में समीक्षा हेतु हाई लेवल बैंकिंग ऑन विकसित भारत
कमेटी बनाएगी और बैंकों की समीक्षा किया जाएगा। इसमें उच्च स्तरीय समिति की घोषणा किया गया है। उस प्रकार से 9वें नंबर में बताना है कौन सा सही है। सूक्ष्म, लघु और माध्यम उद्यमियों के बारे में वित्त सहायता के उद्देश्य से बजट 2026-27 में प्रावधानों पर विचार करना है। एमएसएमई के लिए 100 बिलियन यानी कि 10,000 करोड़ का एक समर्पित एमएसएमई ग्रोथ फंड शुरू किया जाएगा। एमएसएमई यानी कि सूक्ष्म उद्यमियों की जोखिम पूंजी तक पहुंच आसान बनाने के लिए सेल्फ रिलायंस इंडिया फंड में 20 बिलियन के अतिरिक्त टॉप अप प्रस्तावित किया गया है। तो कौन सा सही है इसमें? तो इसमें दोनों सही हैं, क्योंकि सरकार ने एमएसएमई के विस्तार के लिए 100 बिलियन यानी कि 10,000 करोड़ रुपए का एमएसएमई ग्रोथ फंड लाएगी और सूक्ष्म उद्यमियों के जोखिम पूंजी तक पहुंच बनाने के लिए आसान सेल्फ रिलायंट इंडिया फंड में 20 बिलियन अतिरिक्त टॉप अप का प्रस्ताव रखा है। इसके बाद 10वां नंबर है, इसमें बताना है कौन सा सही है। 10वां नंबर में पहला कथन है सूचना प्रौद्योगिकी सेवाओं पर, इसमें बताना है। तो सूचना प्रौद्योगिकी सेवाओं पर सॉफ्टवेयर विकास, आईटी क्षेत्र सेवाओं, अनुबंध अनुशासन व विकास सेवाओं को मिलाकर एकल श्रेणी बनाई गई है। दूसरा कथन है इसके लिए समान सेफ हार्बर मार्जिन 15.5% तय किए गए हैं। दूसरा है सेफ हार्बर लाभ उठाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन की पात्रता सीमा 300 करोड़ से बढ़ाकर 2000 करोड़ करने का प्रस्ताव है। तो इनमें कौन सा सही है? तो इसमें भी सभी तीनों कथन सही थे। सरकार ने ट्रांसफ़र प्राइसिंग विवादों को कम करने के लिए ऐतिहासिक सुधार करते हुए हार्बर नियमों को बेहद उदार बनाया है और इसकी सीमा को बढ़ाकर 20,000 यानी कि 2000 करोड़ करने का लक्ष्य रखा है। 11वां सवाल है बजट में विदेशी कंपनियों को आकर्षित करने के लिए डेटा सेंटर्स से संबंधित टैक्स हॉलीडे अवधि क्या निर्धारित की गई है? तो इसकी अवधि है 31 मार्च 2047 तक। 31 मार्च 2047 तक है। भारत को वैश्विक डेटा स्टोरेज और क्लाउड कंप्यूटिंग केंद्र बनाने के लिए विकसित भारत 2047 के विजन को जोड़ते हुए डेटा सेंटर्स के लिए दीर्घकालिक टैक्स छूट दिया गया है 31 मार्च 2047 तक। इसके बाद 12वां नंबर में बताना है कौन सा सही है। विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों के संबंध में भारतीय सूचीबद्ध इक्विटी शेयरों में निवेश सीमाओं को लेकर बजट 2026-27 में क्या प्रावधान है? पहला है पोर्टफोलियो निवेश योजना के तहत प्रति व्यक्ति सीमा को 5% से बढ़ाकर 10% करने का प्रस्ताव है। दूसरा है कुल संचयी सीमा में 10% से बढ़ाकर 24% करने का प्रस्ताव है। तो इनमें से कौन सा सही है? तो इनमें दोनों सही था कि सरकार ने पोर्टफोलियो निवेश योजना के अंतर्गत प्रति व्यक्ति सीमा को 5% से बढ़ाकर 10% कर दिया है और कुल संचयी सीमा को 10% से बढ़ाकर 24% कर दिया। 13 नंबर सवाल बताना है। इसमें है 3 कर्तव्यों पर ध्यान केंद्रित किया गया था बजट में। तो बजट के 3 कर्तव्य कौन से हैं? पहला है आर्थिक विकास को गति प्रदान करना, उसे धारणीय रखना। दूसरा था आकांक्षाओं की पूर्ति एवं क्षमता निर्माण। तीसरा था सबका साथ सबका विकास और चौथा है 100% लोक कल्याणकारी योजनाओं का सार्वभौमिकरण करना। तो बजट के कौन से 3 कर्तव्य थे? तो इसका आंसर हो जाना चाहिए सी। अब देख लेते हैं कौन सा सही है। तो इसका आंसर सी है। तो बजट के इस बार 3 कर्तव्य थे। आर्थिक विकास को गति प्रदान करना और धारणीय रखना पहला कर्तव्य था। दूसरा आकांक्षाओं की पूर्ति व क्षमता निर्माण। तीसरा था सबका साथ सबका विकास। इस प्रकार से 14 नंबर सवाल है बजट में कल्याणकारी करदाताओं के व्यवहारिक कठिनाइयों को दूर करने के लिए घोषित विदेशी संपत्ति प्रकटीकरण योजना पर कितनी अवधि था इसका? तो इसका 6 महीने का अवधि है। अनजाने में विदेशी संपत्तियों या बैंक खाते में जानकारी न दे पाने वाले करदाताओं को भारी जुर्माना से बचाने और पारदर्शिता लाने के लिए 6 महीने का एक विंडो योजना प्रदान की गई है। तो विदेशी संपत्ति प्रकटीकरण योजना लाया गया है 6 महीने तक के लिए। 15वां नंबर में बताना है बजट में संशोधित आयकर रिटर्न पर अंतिम समय सीमा क्या कर दिया गया है? 31 दिसंबर से घटाकर 31 अक्टूबर या 31 दिसंबर से बढ़ाकर 31 मार्च करने का प्रस्ताव है या इसका निर्धारण अंत कर दिया गया है? तो इसमें आंसर हो जाएगा इसे 31 दिसंबर से बढ़ाकर 31 मार्च तक कर दिया गया है। आगामी 31 मार्च तक कर दिया गया है। 16वां नंबर सवाल में कि भारत में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों पर विचार करना है। बजट के प्रावधानों के अनुसार कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के लिए 1.67 लाख करोड़ रुपए का ऐतिहासिक आवंटन किया गया है। दूसरा है प्राकृतिक खेती के बढ़ावा देने के लिए 50 लाख नए किसानों को इसके दायरे में लाने का लक्ष्य है। तीसरा है कृषि ऋण लक्ष्य को बढ़ाकर 25 लाख करोड़ यानी कि 25 लाख से बढ़ाकर 1 लाख करोड़ किया गया है। तो कौन सा सही है? तो इसमें 1 और 3 सही थे, यानी कि भारत में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों पर 1.67 लाख करोड़ का ऐतिहासिक आवंटन किया गया है, 1 सही है। और तीसरा सही है कृषि ऋण के लक्ष्य को 25 लाख करोड़ से बढ़ाकर 1 लाख करोड़ किया गया है। तो 1 और 3 सही था। जबकि दूसरा प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए 50 लाख किसान नहीं, इसमें 1 करोड़ किसानों को जोड़ा जाएगा प्राकृतिक खेती बढ़ावा देने के लिए।
इसके बाद 17वें नंबर में बताना है कौन सा सही है। बजट में घोषित हरित ऊर्जा और सतत विकास पहलू पर विचार करना था। पीएम सूर्य घर मुफ्त योजना के तहत 2 करोड़ घरों पर सौर ऊर्जा जोड़ने का नया लक्ष्य कीर्तिमान निर्धारित किया गया है। दूसरा, घरेलू स्तर पर उन्नत रासायनिक सेल बैटरी भंडारण निर्माण को बढ़ावा देने के लिए व्यवहार्यता अंतर वित्त पोषण योजना को विस्तारित किया गया है। तो कौन सा सही है? तो इसमें सिर्फ 2 सही है। घरेलू स्तर पर उन्नत रासायनिक सेल बैटरी भंडारण निर्माण को बढ़ावा देने के लिए व्यवहार्यता अंतर विश्लेषण योजना विस्तार किया गया है। जबकि पीएम सूर्य मुफ्त बिजली योजना के तहत 1 करोड़ परिवारों के घरों पर सौर ऊर्जा लगाने का निर्णय था, न कि 2 करोड़ पर। इसके बाद 18वें नंबर में है अवसंरचना विकास के संदर्भ में बताना है कौन सा सही है। अवसंरचना विकास के बारे में इसमें दोनों कथन सही हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चौथे चरण की शुरुआत के लिए बजट में 22,000 करोड़ का आवंटन किया गया है और राज्य के बुनियादी ढांचों के विकास के लिए 50 वर्ष से ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा और उन्हें 1.5 लाख करोड़ का प्रावधान है। तो दोनों कथन सही था, क्योंकि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत चौथे चरण में बजट में 22,000 करोड़ का आवंटन किया गया है और राज्य के बुनियादी ढांचों को सुधार के लिए 50 वर्ष से ऋण मुक्त उन्हें पैसा दिया जाएगा और इसमें 1.5 लाख करोड़ का प्रावधान किया गया है। और इसके बाद है 19वां नंबर में बताना है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के संदर्भ में विकास बजट में कौन सा प्रावधान है। तो उच्च शिक्षा ऋण के लिए सरकार 10 लाख करोड़ तक के 3% की ब्याज सबवेंशन को छूट देने की घोषणा की है। आगामी 5 वर्षों में 2 करोड़ युवाओं को कौशल प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 लाया गया है। तो कौन सही है? तो इसमें सिर्फ 1 सही है, क्योंकि दूसरा गलत है। सरकार ने उच्च शिक्षा ऋण के लिए सरकार 10 लाख करोड़ के तहत ऋण पर 3% की ब्याज सबवेंशन छूट देने की घोषणा किया है और 5 वर्षों में सरकार ने 1 करोड़ युवाओं को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा है, न कि 2 करोड़। इसके बाद है 20 नंबर पूछा गया है ब्लू इकोनॉमी के बारे में। मत्स्य पालन क्षेत्र विकास पर झींगा उत्पादन और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए झींगा प्लांट क्लस्टर की स्थापना किया जाएगा। दूसरा है समुद्री खाद्य पदार्थों पर सीमा शुल्क को घटाकर 5% करने का प्रस्ताव है और इसमें से दोनों सही है, क्योंकि भारत सरकार ने वैश्विक मरीन एक्सपोर्ट हब बनने के लिए झींगा कोरफीड और ब्रीडिंग नेटवर्क हेतु विशेष क्लस्टर घोषणा किया है। निर्यात को वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धा बनाए रखने के लिए सीमा शुल्क में कटौती और 5% कर दिया गया है। 21वां नंबर है। 21वें नंबर बताना है स्वास्थ्य के क्षेत्र में बजट में कौन सा सही है। तो आयुष्मान भारत योजना के तहत कवरेज सीमा 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख कर दिया गया है। प्रति वर्ष करने का प्रस्ताव है प्रति परिवार। दूसरा है सभी आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को योजना का पूर्ण लाभ और निःशुल्क प्रदान किया जाएगा। तो कौन सा सही है? दोनों सही है, क्योंकि सरकार ने चिकित्सा में वृद्धि को देखते हुए आयुष्मान भारत योजना के तहत अब बीमा को दोगुना कर दिया है। 10 लाख करने का बड़ा ऐतिहासिक निर्णय लिया है। जमीनी स्तर पर आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं को भी इसमें मुफ्त शामिल रखने का निर्णय लिया गया है। नेक्स्ट 22वां नंबर। 22 नंबर में बताना है नई कर व्यवस्था के बारे में है। जितने भी स्लैब हैं आयकर के 0 से 4 लाख तक की आय में पूरी तरह से कर मुक्त आने की छूट है। दूसरा है 4 लाख से 8 लाख तक सीमा पर 5% का टैक्स लगेगा और मानकों की कटौती को 75,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपये कर दिया गया है। तो इसमें तीनों सही थे, क्योंकि सरकार ने कर स्लैब में बदलाव किया है। अब नौकरी पेशा व मध्यम वर्ग के परिवारों को बड़ा राहत दिया गया है और टैक्स स्लैब में ऐसे पुनर्गठित कर दिया गया है। 4 लाख की सीमा पर कोई टैक्स नहीं लगेगा और मानक कटौती के तहत 1 लाख बढ़ाकर 1 लाख कर दिया गया है। नेक्स्ट 23वां नंबर सवाल। इसमें बताना था कौन सही है। कथन कारण के रूप में है बजट में रक्षा क्षेत्र के लिए आवंटन बढ़ाकर 6.45 लाख करोड़ कर दिया गया है। सरकार ने इस पर मुख्य ध्यान रक्षा आधुनिकीकरण पूंजीगत परिसंपत्तियों के स्वदेशीकरण पर केंद्रित है। तो दोनों सही है। व्याख्या भी सही है, क्योंकि सरकार ने रक्षा बजट को बढ़ा दिया है। आत्मनिर्भरता को प्राथमिकता देने के साथ साथ घरेलू विनिर्माण हिस्सों को क्षमताओं को बढ़ाना है और खरीद पर निर्भरता को कम करना है। नेक्स्ट है 24वां नंबर में भी कथन कारण के रूप में है। सरकार ने महिला समान बचत प्रमाण पत्र को मार्च 2028 तक के लिए बढ़ा दिया है, क्योंकि यह योजना महिलाओं को औपचारिक वित्तीय प्रणाली में सुरक्षित निवेश और उच्च ब्याज दर लगभग 7.5% माध्यम से अधिक रूप से सशक्त बनाती है। तो इसमें भी दोनों कथन सही है। व्याख्या भी सही है। सरकार ने महिलाओं के प्रवृत्ति और वित्तीय आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए लघु और बचत योजनाओं की अवधि को 2 वर्षों तक के लिए बढ़ा दिया है, यानी कि मार्च 2026 तक, और उन्हें सुरक्षित एवं आकर्षक 7.5% का रिटर्न देती है। नेक्स्ट 25वां नंबर में इसमें भी कथन और कारण था। बजट में पीएम आवास योजना शहरी 2.0 के तहत 1 लाख करोड़ का केंद्र सहायता की घोषणा किया गया है। इसका कारण में बताया गया है कि शहरी क्षेत्रों में झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले और मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए किफ़ायती आवास की उपलब्धता सुनिश्चित करना और सरकार को प्राथमिकताओं में शामिल है। तो हाँ, दोनों सही लग रहा है।
तो आंसर ये दोनों सही है, क्योंकि सरकार ने तीव्र शहरीकरण व शहरों में घरों की कमी को दूर करने के लिए पीएम आवास योजना शहरी 2.0 के लिए दूसरे चरण में बजट आवंटन 1 लाख रुपये करोड़ कर दिया है, और पक्का मकान ताकि मिल सके और शहरों में झुग्गियों को कम किया जा सके। इसके बाद सीमा शुल्क पर है, पहला है सरकार ने मोबाइल फ़ोन और उनके पुर्जों पर सीमा शुल्क घटाकर 10% कर दिया है। दूसरा है सोना चांदी के सीमा शुल्क को घटाकर 6% कर दिया है। तीसरा है महत्वपूर्ण खनिजों पर सीमा शुल्क समाप्त कर दिया है। तो कौन सा सही है? तो तीनों सही है। सरकार ने मोबाइल और उनके फ़ोन पुर्जों पर सीमा शुल्क 10% कर दिया है, और सोना चांदी पर सीमा शुल्क 6% घटाकर, और जबकि महत्वपूर्ण खनिजों पर सीमा शुल्क को पूर्णतः 0% कर दिया है। इसके बाद 27वां नंबर है, इसमें बताना है कौन सा सही है। बजट 2026-27 में नेशनल क्वांटम मिशन का घोषणा किया गया है। अनुसंधान और विकास यानी कि R&D पर गति के लिए मिशन का बजट 25% रखा गया है। इसके तहत देश में 4 अत्याधुनिक क्वांटम कंप्यूटिंग हब स्थापित किए जाएंगे। तो दोनों सही है। सरकार ने भविष्य में तकनीकों को बढ़ावा देने के लिए और प्रतिस्पर्धा बनाने के लिए राष्ट्रीय क्वांटम मिशन के तहत बजट की अवधि को बढ़ाया है। सरकार ने विभिन्न औद्योगिक विकास के लिए 4 समर्पित कंप्यूटिंग हब बनाएगी। इसके बाद 28वां नंबर है, इसमें पूछा गया था कॉर्पोरेट और स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए बजट 2026-27 में क्या रियायत दी गई है। तो इसका आंसर भी होता कि सरकार ने विदेशी कंपनियों पर लगने वाले कॉर्पोरेट टैक्स की दर को 40% से घटाकर 35% कर दिया है। तो सरकार ने कॉर्पोरेट टैक्स की दर को 40% से घटाकर 35% कर दिया है। सरकार विदेशी निवेश और अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के परिचालन को आकर्षित करने के लिए विदेशी कंपनियों पर लगने वाले कॉर्पोरेट टैक्स को 40% घटाकर 35% करने की महत्वपूर्ण घोषणा की है। टैक्स एंजल टैक्स की पिछले बजट में ही घटाया जा चुका था। नेक्स्ट है अनुसंधान और नवाचार के लिए स्थापित अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के संदर्भ में बजट पर विचार करना है। निजी क्षेत्रों में सहयोग से वाणिज्य अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए 50,000 करोड़ का फंड क्रियान्वित किया जा रहा है। दूसरा है फंड का संचालन पूर्णतः नीति आयोग द्वारा किया जा रहा है। तो 2 गलत है, क्योंकि नीति आयोग द्वारा नहीं किया जा रहा है। सरकार ने NRF के तहत निजी विज्ञान और प्रौद्योगिकी नवाचार के लिए 50,000 करोड़ का ढांचे का क्रियान्वयन कर रही है, और इसका संचालन विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग कर रहा है। इसके बाद 30वां नंबर में बताना था बजट की पारदर्शिता और राजकोषीय डेटा प्रबंधन के लिए सरकार ने कौन सा नया डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। तो सरकार ने राष्ट्रीय राजकोषीय डेटा वेयरहाउस NFDW लॉन्च किया है। सरकार ने बजट पारदर्शिता और राजकोषीय डेटा प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय राजकोष डेटा वेयरहाउस NFDW लॉन्च किया है। केंद्र और राज्यों के वित्तीय लेन देन, करों की प्राप्तियां, वेब के लिए रियल टाइम डेटा विश्लेषण को यह सुदृढ़ करेगा, और राजकोषीय अनुशासन को बेहतर निगरानी के साथ नेशनल फिजिकल डेटा वेयरहाउस की स्थापना किया गया है। इसके बाद 31वां नंबर बताना है, बजट में घोषित हरित हाइड्रोजन मिशन के बारे में है। वित्तीय वर्ष 2026-27 बजट में मिशन के लिए आवंटन 1200 करोड़ किया गया है। सरकार ने 2030 तक 5 मिलियन टन यानी कि MMT वार्षिक हरित हाइड्रोजन उत्पादन करने का लक्ष्य रखा है। तो दोनों सही है। सरकार ने 26 के बजट में 1200 करोड़ का लक्ष्य बजट रखा था हरित हाइड्रोजन ऊर्जा पर। स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए, कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने के लिए राष्ट्रीय संकल्पना के तहत हरित हाइड्रोजन मिशन का आवंटन बजट में 1200 करोड़ किया गया है, और 2030 तक 5 मिलियन टन प्रतिवर्ष उत्पादन क्षमता करना है। इसके बाद है प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के बारे में है। बजट में इसके बारे में क्या बदलाव। तो पहला है, इस योजना के तहत पारंपरिक कारीगरों को मिलने वाले ऋण पर ब्याज छूट को 5% से बढ़ाकर 6% करने का प्रस्ताव है। दूसरा, इसके दायरे में अब आधुनिक डिजिटल सेवा प्रदाताओं को भी शामिल किया गया है। तो दूसरा गलत है, पहला सही है, क्योंकि प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत जैसे सुथार, लोहार, कुम्हार आदि को आर्थिक संबल देने के लिए ऋण पर मिलने वाला ब्याज छूट को घटा दिया गया है। इसे छूट को संशोधित किया गया, ऋण पर जो ब्याज को 5% से बढ़ाकर 6% कर दिया है। यह योजना 18 पारंपरिक शिल्पों पर आधारित है, शिल्पकारों पर। डिजिटल, इसमें समान डिजिटल या IT सेवा प्रदाताओं को नहीं रखा गया है। इसके बाद 33वां नंबर है, रेलवे अवसंरचना विकास हेतु बजट पर विचार करना है। ऊर्जा खनन और सीमेंट कॉरिडोर बनेगा, उच्च घनत्व यातायात कॉरिडोर बनेगा, और अमृत भारत लॉजिस्टिक कॉरिडोर बनेगा। तो तीनों कथन सही है। सरकार ने रसद लागत यानी कि लॉजिस्टिक कॉस्ट को कम करने के लिए, मालगाड़ियों, यात्री ट्रेनों की गति को बढ़ाने के लिए PM गति शक्ति के तहत रेलवे के 3 मुख्य कॉरिडोर कार्यक्रमों की घोषणा किया है। ऊर्जा खनिज सीमेंट कॉरिडोर, पोर्ट कनेक्टिविटी, हाई ट्रैफिक डेंसिटी पुष्टि की गई है।
इसके बाद 34वां नंबर बताना है लखपति दीदी योजना के बारे में है। स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य 3 करोड़ से बढ़ाकर 4 करोड़ करने का प्रस्ताव है। और दूसरा, इस योजना के अंतर्गत अब महिलाओं को ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर अपने उत्पाद बेचने के लिए मुफ्त डिजिटल शिक्षा प्रदान किया जाएगा। तो दोनों कथन सही हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वयं सहायता महिलाओं के समूहों को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने लखपति दीदी योजना शुरू किया था। इसमें अब लखपति दीदी योजना का लक्ष्य 3 करोड़ से बढ़ाकर 4 करोड़ कर दिया गया है और उन्हें आधुनिक बाजारों से जोड़ा जाएगा। डिजिटल साक्षरता भी दिया जाएगा, जैसे ONDC और ई-कॉमर्स पर। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री जनमन योजना के संदर्भ में विचार करना है बजट पर। तो इसे विशेष रूप से जनजातीय समूहों, आर्थिक सामाजिक सुधार के आधार पर केंद्रित है। यह बजट में PVTG बस्तियों में सुरक्षित आवास, स्वच्छ पेयजल, सड़क कनेक्टिविटी के लिए आवंटन में 20% की वृद्धि को दर्शाता है। तो दोनों सही है। प्रधानमंत्री जनमन योजना PVTG जितने भी हैं कमजोर जनजातीय समूह के लिए सामाजिक आर्थिक सुधार के तहत शुरू किया गया है और इनके लिए आवास, बस्तियों में स्वच्छ पेयजल, सड़क कनेक्टिविटी के लिए 20% आवंटन में वृद्धि किया गया है। इसके बाद 36वां नंबर है बजट में राज्यों को दिया जाने वाला केंद्र करों में हिस्से के बारे में विचार करना है। यानी कि वृद्धि किया गया है केंद्र करों में राज्यों को दिए जाने वाले हिस्से में 16वें वित्त आयोग की अंतरिम सिफारिश के तहत राज्यों की हिस्सेदारी को कुल विभाज्य पुल का 42% बनाए रखने का निर्णय लिया गया है। तो कौन सही है? दोनों सही है। व्याख्या भी दोनों सही कर रहा है, क्योंकि 42% था तो 42% ही रखा गया है। बताया जा रहा है देश में कुल टैक्स कलेक्शन में GST और डायरेक्ट टैक्स के बढ़ने से विभाजन पूल की आयकर बढ़ा है, जिसमें 16वें वित्त आयोग ने निर्धारित अंशदान 42% के तहत राज्यों को मिलने वाला वास्तविक धन भी काफ़ी बढ़ गया है। यह सहकारी संघवाद का उदाहरण है। 37वां में बताना था सरकार ने गिफ्ट सिटी में स्थापित होने वाले विदेशी फंडों के लिए कराधान नियमों को अधिक उदार बनाया है। कारण है भारत को वैश्विक वित्तीय सेवाओं का एक प्रमुख केंद्र बनाना है। अंतर्राष्ट्रीय अधिशेष पूंजी और आकर्षित करना बजट की प्राथमिकता है। तो ये भी दोनों सही और व्याख्या भी सही है। सरकार ने गिफ्ट सिटी गुजरात को सिंगापुर और दुबई जैसे वैश्विक वित्तीय केंद्रों के रूप में टक्कर देने के लिए वहां निवेश और विदेशी फंडों को आकर्षित करने के प्रोत्साहन के लिए न्यायसंगत कदम उठाया है। इसके बाद 38वां नंबर है कथन। इसमें पहला है कि 2026-27 में मोटे अनाजों के मूल्य संवर्धन और निर्यात के लिए एक विशेष प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा किया गया है। जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को देखते हुए मोटे अनाज खाद्य सुरक्षा और पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए टिकाऊ विकल्प है। तो ये भी लग रहा है दोनों सही है और व्याख्या भी सही है। श्री अन्न योजना कम पानी और कठिन परिस्थितियों में भी बाजरा, रागी, ज्वार आदि मोटे अनाज उग जाते हैं। इनके प्रसंस्करण और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए बेहतर दाम मिलने के लिए ऐसा शुरू किया गया है। फिर 39वां नंबर में है विभिन्न पोर्टल के बारे में है। ई श्रम पोर्टल 2.0 किससे संबंधित है, सक्षम पोर्टल किससे संबंधित है और क्रेडिट गारंटी स्कीम किससे संबंधित है। तो एक आंसर हो जाएगा एक। क्रेडिट गारंटी स्कीम जो है यह MSME क्रेडिट गारंटी के लिए है और प्रारंभिक बाल विकास और पोषण सुधार से था सक्षम आंगनबाड़ी के लिए, जबकि असंगठित श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा ये ई श्रम पोर्टल के माध्यम से। नेक्स्ट है 40वां नंबर सवाल। बजट के विभिन्न प्रकारों के बारे में विचार करना है, कौन सा सही सुमेलित है। तो राजकोषीय घाटा सरकार के कुल व्यय और उसकी कुल गैर ऋण प्राप्तियों का अंतर है। प्राथमिक घाटा राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज भुगतान है। प्रभावी राजस्व घाटा माइनस पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए सहायता अनुदान से देखा जाता है। तो तीनों सही है, क्योंकि राजकोषीय घाटा में जब सरकार का कुल खर्च उसकी कुल गैर ऋण प्राप्तियों का अंतर देखा जाता है। जो भी प्राप्तियां हुई हैं सरकार को और उसमें से घटा दिया जाता है कुल खर्च को, तो राजकोषीय घाटा आता है जिसमें ऋण शामिल नहीं होते हैं। प्राथमिक घाटा में राजकोषीय घाटा में से ब्याज घटा दिया जाता है तो प्राथमिक घाटा निकलता है, जबकि प्रभावी राजस्व घाटा में राजस्व घाटा माइनस पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए सहायता अनुदान किया जाता है। तो राजस्व घाटा में जब अनुदान जो मिलता है उसे घटा देते हैं तो निकलता है प्रभावी राजस्व घाटा। इसके बाद 41वां नंबर है नीली क्रांति 2.0 के बारे में है। बजट में नीली क्रांति 2.0 क्या था, तो यह अंतर्देशीय मत्स्य पालन और जल कृषि के आधुनिकीकरण पर विचार करता है। अंतर्देशीय मत्स्य पालन और जल कृषि आधुनिकीकरण के लिए नीली क्रांति 2.0 के तहत देश के नदियों, तालाबों, जलाशयों में वैज्ञानिक मत्स्य पालन को बढ़ावा दिया जाएगा। कोल्ड स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाएगा। मछुआरों को बढ़ावा देने के लिए विशेष बल का प्रावधान किया जाएगा। 42वां नंबर में है फास्ट ट्रैक कॉर्पोरेट दिवाला समाधान IBC के तहत राष्ट्र कंपनी कानून न्यायाधिकरण सुधारों के अंतर्गत क्या प्रावधान है। तो मामले को त्वरित निपटान के लिए NCLT में एकीकृत तकनीकी मंच स्थापित किया जाएगा। न्यायिक अधिकारियों की संख्या में 15% की वृद्धि की जाएगी। तो दोनों कथन सही है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और उद्योगों के विवादों को मामलों को समाधान करने के लिए ट्रिब्यूनल प्रणाली NCLT को डिजिटल रूप से अपग्रेड करने का विचार किया गया है और अधिकारियों की संख्या भी बढ़ाया जाएगा 15%। इसके बाद 43वां था अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था के संदर्भ में। बजट में बताया गया कि आगामी 10 वर्षों में अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था 5 गुने से बढ़कर 1000 करोड़ का वेंचर फंड पूरी तरह से संचालित कर दिया गया है।
दूसरा है निजी अंतरिक्ष स्टार्टअप के लिए जीएसटी दरों को शून्य रखने का प्रस्ताव है। तो कौन सा सही है? इसमें सिर्फ केवल एक सही है, क्योंकि आगामी 10 वर्षों में अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था के 5 गुने बढ़ाने के लिए 10,000 करोड़ का वेंचर फंड लाया जाएगा और निजी अंतरिक्ष स्टार्टअप पर जीएसटी को नहीं हटाया गया है। बताया गया निजी स्पेस टेक कंपनियों को बढ़ावा देने के लिए 10,000 करोड़ का वेंचर फंड लाया जाएगा और टैक्स नियमों के अनुसार जीएसटी दरों में किसी भी प्रकार का बदलाव बजट में स्वतंत्र रूप से जीएसटी परिषद के अंतर्गत लाया गया है, बदलाव नहीं किया गया है। इसके बाद 44वां था सीमांत क्षेत्रों के विकास के लिए वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। बजट में क्या इसमें निर्देश दिया गया है? तो उत्तरी सीमा के गाँव में बुनियादी ढांचे के साथ साथ होम स्टे पर्यटन को वित्तीय सहायता दी जाएगी। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत उत्तरी सीमा में गाँवों के बुनियादी ढांचे के साथ साथ होम स्टे पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा। देश की उत्तरी सीमाओं में स्थित गाँवों का पलायन को रोकने और रोजगार पैदा करने के लिए बुनियादी ढांचे का विकास किया जाएगा। स्थानीय स्तर पर होम स्टे यानी कि पर्यटन मॉडल को विकास भी किया जाएगा। इसके बाद 45वां है सामाजिक न्याय के संदर्भ में पीएम सूरज राष्ट्रीय पोर्टल बजट के समर्थन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो पीएम सूरज सामाजिक न्याय से संबंधित है। इसका उद्देश्य वंचित वर्गों को, उद्यमियों को ऋण सहायता और क्रेडिट लिंकेज प्रदान करना। तो बजट में पीएम सूरज ये एक सामाजिक न्याय का योजना था। इसमें ये पीएम सूरज एक पोर्टल है। यह मुख्य रूप से सफाई कर्मचारियों, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्गों के उद्यमियों के लिए बैंकों से सीधे बिना बिचौलियों के ऋण उपलब्ध कराया जाएगा इससे। तो सामाजिक न्याय योजना पीएम सूरज पोर्टल था। यह वंचित वर्गों के उद्यमियों को ऋण सहायता और क्रेडिट लिंकेज प्रदान करता है। 46वां नंबर में है डिजिटल अवसंरचना डीपीआई विस्तार के लिए बजट 2026-27 में किस नए क्षेत्र के लिए डीपीआई विकसित करने का प्रस्ताव किया गया है? तो कृषि क्षेत्र के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर एक राष्ट्रव्यापी कवरेज प्रदान किया जाएगा। और दूसरा है रसद और आपूर्ति श्रृंखला के लिए एकीकृत डिजिटल लॉजिस्टिक प्लेटफॉर्म का अपग्रेडेशन किया जाएगा। तो दोनों सही हैं। सरकार ने यूपीआई और डिजी लॉकर की अपार सफलता के बाद अब डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार कृषि क्षेत्र में फसलों का सर्वेक्षण, ऋण के लिए और रसद लॉजिस्टिक माल तेज़ी से आवाजाही की ट्रैक करने के लिए दोनों क्षेत्रों में व्यापक स्तर पर इस पर काम कर रही है डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर। इसके बाद 47वां पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के बारे में। इस मास्टर प्लान के तहत अब 100 से अधिक महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे परियोजनाओं को मैपिंग किया जा चुका है। बजट में जिला स्तर पर योजना बनाने के लिए जिला गति शक्ति योजना शुरू करने का प्रस्ताव है। तो दोनों सही है। सरकार ने गति शक्ति मास्टर प्लान का उद्देश्य देश में बड़ी परियोजनाओं की देरी और समन्वय की कमी को दूर करने के लिए केंद्र और राज्यों स्तर पर सफल क्रियान्वयन के बाद अब इसे सूक्ष्म स्तर पर ले जाने का प्रस्ताव रखा है। जिला गति शक्ति योजना के तहत घोषणा किया है। 48वां में सीमा शुल्क सुधारों के तहत फेसीलेस असेसमेंट के तहत सीमा शुल्क निकासी समय को 24 घंटे से कम करना है। सीमा शुल्क निकासी के समय को 24 घंटे से कम करने के लिए, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देने और रसद लागत को कम करने के लिए कस्टम क्लियरेंस प्रक्रियाओं को पूरी तरह से डिजिटल और फेसलेस बनाकर माल की निकासी समय को घटाकर 24 घंटे करने का महत्वाकांक्षी योजना लाया गया है। इसका उद्देश्य है फेसीलेस असेसमेंट। फिर 49वां है जलवायु अनुकूल वित्त पोषण के लिए बजट में सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड की घोषणा किया गया है। सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड के बारे में तो पहला है 26-27 में हरित अवसंरचनाओं के लिए 25,000 करोड़ का सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड जारी किया जाएगा। दूसरा है इस बॉन्ड से प्राप्त धनराशि का उपयोग केवल नवीकरणीय ऊर्जा और सार्वजनिक परिवहन विद्युतीकरण में किया जाएगा। तो दोनों सही है। हाँ, केवल नवीकरणीय ऊर्जा और सार्वजनिक परिवहन के लिए भारत 2070 तक नेट जीरो का लक्ष्य रखा है। उत्सर्जन को कम करने के लिए हरित वित्त पोषण को बढ़ावा देने के लिए 25,000 करोड़ का सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड लाया जाएगा और इसके तहत पर्यावरण अनुकूल सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, इलेक्ट्रिक बसों को, मेट्रो को बढ़ावा दिया जाएगा। नेक्स्ट है लास्ट और अंतिम है 50वां है बजट में घोषणा के अनुसार राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष NDRF के आवंटन में सुधार का क्या कारण है? तो इसका कारण है जलवायु परिवर्तन जनित चरम मौसमी घटनाओं के खिलाफ राज्यों की तैयारी और त्वरित राहत प्रणाली को मजबूत करना। जलवायु परिवर्तन चरम जनित मौसमी घटनाओं के खिलाफ राज्यों की तैयारी और त्वरित राहत प्रणाली को मजबूत करने के कारण अब भारत में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण कोष में सुधार आया है आवंटन में। हाल ही में चक्रवात, अचानक बाढ़, अत्यधिक गर्मी जैसी गंभीर मौसमी घटनाओं से होने वाले नुकसान को कम करने और राज्यों को तुरंत वित्तीय सहायता पाने के लिए NDRF आपदा शमन को फंड आवंटन ढांचे में सुधार किया गया है। तो ये थे टॉप 50 MCQ भारतीय बजट के जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं।